Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. मैं अमन बंसल, वरिष्ठ प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक, और आज आपसे चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना के विषय में, जो कि है हमारी पीपीएफ. Today we will talk about a very important scheme of the Government of India, and that is PPF scheme, Public Provident Fund. Mostly आप में से काफी लोग या ऑलमोस्ट सभी लोग इस स्कीम के बारे में जानते होंगे, और मुझे लगता है काफी कुछ भी जानते होंगे. पर स्टिल आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको सुनने को या समझने को मिलेंगे, जो शायद आपने आज तक इग्नोर कर दिए हों या फिर ध्यान नहीं दिए हों, या फिर उनके बारे में कुछ मिसलीडिंग जानकारियां आपको हों. राइट. सो वी विल discuss in detail each and every feature, each and every benefit of the scheme one by one. Most of you know very well all the features or most of the features of the scheme, but some points must be misleading or misnomer to you. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. हिस्ट्री में ना जाते हुए, ये सबको मालूम है बहुत ही पुरानी स्कीम है हमारी, 1968 में स्टार्ट हुई थी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की थी. और फिर सबसे पहले एसबीआई के थ्रू इस स्कीम में एनरोल करने का ऑप्शन दिया गया, फिर पोस्ट ऑफिसेज जीपीओज के थ्रू दिया गया, देन फिर कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कुछ क्या सभी पब्लिक सेक्टर बैंक से आप एनरोल कर सकते हैं, और फिर कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी एनरोल करने का ऑप्शन दिया गया. अभी रिसेंटली 2019 दिसंबर में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था ऑन 12th of December 2019, जिसमें कुछ फीचर्स में, कुछ मॉड्यूलिटीज में चेंजेस भी किए गए पीपीएफ के अंदर. तो हम उनको भी डिस्कस करेंगे, क्या वो चेंजेस हैं और क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं. राइट. वी विल नॉट गो इन डिटेल एट द हिस्ट्री ऑफ द स्कीम. इट वाज स्टार्टेड इन 1968 and amended time to time, and last it was updated on 12th of December 2019 by the Government of India via its notification GSR 915A, and some of the modalities and features have been modified, and we will discuss the modifications which have been introduced in the scheme and how those modifications are beneficial to all. So first we will start with कि अकाउंट को खोलना कैसे है, कहाँ आप खोल सकते हैं और कौन खोल सकते हैं, who are eligible to open the account and where they may open the PPF account. Right. So सबसे पहले the most important point in this is कि only individuals and resident individuals, जो भारत के नागरिक हैं, वही सिर्फ अपने नाम से पीपीएफ का अकाउंट खोल सकते हैं अभी. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियरली अपने माइंड में सभी लोग बैठा लें कि पीपीएफ का अकाउंट जॉइंट नेम में नहीं खुल सकता है. राइट. रेजिडेंट वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो एनआरआईज हैं वो अब पीपीएफ का अकाउंट नहीं खोल सकते हैं. पर यहाँ ये ध्यान रखें कि इसमें एक फैक्ट हो सकता है कि कोई व्यक्ति अभी रेजिडेंट है या फिर पहले रेजिडेंट था पर सब्सिक्वेंटली वो बाद में नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि एनआरआई हो गया. तो उस केस में क्या होगा, क्या उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, क्या वो एलिजिबल है अपने अकाउंट को चलाने के लिए या नहीं. तो इस पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर आप अपने दिमाग में एक चीज रखें कि जब तक मैच्योरिटी पूरी, मतलब मैच्योरिटी नहीं आती है पीपीएफ की, यानी कि जो 15 इयर्स का टर्म होता है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे मैच्योरिटी कितने टाइम की होती है, कितने टाइम बाद आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होता है. पर उससे पहले आप ये समझ लें कि मैच्योरिटी तक जो एनआरआई भी हो चुके हैं हमारे रेजिडेंट इंडियन सब्सिक्वेंटली, वो भी अपना अकाउंट कंटिन्यू रख सकते हैं और उसमें सब्सक्रिप्शन भी डाल सकते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी ने अकाउंट खोला 2005 में,
तो उसका जो टेन्योर रहेगा वो 15 ईयर्स का रहेगा। 1 अप्रैल 2005 को अकाउंट ओपन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर उसका हो जाता है 2005 एंड 2006, और फॉर कंप्लीट 15 ईयर्स ये अकाउंट वो चला सकते हैं, राइट। तो उसके जो 15 ईयर्स पूरे होंगे तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 and 19 20। that means 31st of March 2020 31st of March 2020 तक उसकी मैच्योरिटी थी, ठीक है। मैं एक हाइपोथेटिकल डेटा ले रहा हूं, अभी कंफ्यूज मत होइएगा कि 31st ऑफ मार्च 2020 जा चुका है। तो 31st ऑफ मार्च 2020 तक उसकी मैच्योरिटी थी अकाउंट की, और उससे पहले इसी बीच में 2010 में वो जो रेजिडेंट इंडियन था वो अब्रॉड चले जाते हैं और एनआरआई का स्टेटस उनका हो जाता है, ठीक है। अब वो रेजिडेंट इंडियन नहीं रहते हैं। इन दैट केस ऑल्सो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका अकाउंट उन्हें क्लोज करना होगा, राइट। वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जब तक मैच्योरिटी है यानी कि 31st ऑफ मार्च 2020 तब तक वो अकाउंट को अपने चला सकते हैं विद सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। वो जो उनका एनुअल सब्सक्रिप्शन है वो भी दे सकते हैं, उनको इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, सब कुछ होगा। हाँ, यदि वो इंडिया में टैक्स पे करते हैं किसी वजह से, इंडिया के टैक्स रूल्स उन पे फॉलो होते हैं, तो उनको टैक्स पे करना होगा, तो उसमें एटीसी की रिबेट ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं ले सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन वो कर सकते हैं, उनको इंटरेस्ट मिल सकता है, ठीक है। बट आफ्टर मैच्योरिटी यानी कि जब उनका 15 ईयर्स का टर्म पूरा हो जाएगा उसके बाद वो अपने अकाउंट को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी स्कीम में एक्सटेंशन का भी प्रोविजन है, अभी हम डिटेल में बात करेंगे, तो वो उनके लिए अलाउड नहीं है, राइट। सिमिलरली एक एचयूएफ या फिर ट्रस्ट, इनके लिए भी पहले ये अकाउंट्स खोल सकते थे पीपीएफ का, पर अभी एचयूएफ या ट्रस्ट का भी पीपीएफ अकाउंट नहीं खोला जा सकता है, राइट। ये मई 2005 के बाद ये अकाउंट एचयूएफ और ट्रस्ट या फिर एसोसिएशन ये भी अलाउड नहीं है एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, राइट फ्रेंड्स। हाँ, इसमें भी सेम क्लॉज एप्लीकेबल है कि यदि अकाउंट पहले से ओपन है किसी एचयूएफ या ट्रस्ट का, तो वो अपने अकाउंट्स को टिल मैच्योरिटी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर उसके बाद एक्सटेंशन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कई बार बात होती है कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी यदि आपने किसी को दी तो क्या वो अकाउंट को किसी के बिहाफ पर खोल सकते हैं या फिर उसको चला सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं कि नहीं। जी नहीं, पीपीएफ स्कीम के अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ना तो किसी के बिहाफ पर कोई पीपीएफ का अकाउंट खोल सकता है और ना ही अकाउंट के अंदर कोई ऑपरेशंस कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि क्या कोई एज लिमिट है पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए। नहीं, बिल्कुल कोई एज लिमिट प्रेस्क्राइब नहीं है पीपीएफ स्कीम के अंदर। किसी भी एज का कोई भी रेजिडेंट इंडियन अपना अकाउंट खोल सकता है पीपीएफ अकाउंट। इसमें कोई भी कई बार हमारे में आता है कि 18 इयर्स से पहले खोल सकता है कि नहीं, या फिर 60 इयर्स या फिर 70 इयर्स के ज्यादा का कोई सिटीजन है तो वो अकाउंट खोल सकता है कि नहीं। नो, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन ऑफ एज इन केस ऑफ ओपनिंग ऑफ अ पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। आप एक माइनर का भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, एक सीनियर सिटीजन का भी पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं, और एक एडल्ट का तो खोल ही सकते हैं, राइट। तो माइनर की बात आती है, तो माइनर की बात कर लेते हैं कि इन केस ऑफ अ माइनर कैसे अकाउंट खोला जाएगा और कैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं। तो सिमिलरली जैसे हम एक सेविंग अकाउंट की बात करते हैं कि जब एक माइनर का सेविंग अकाउंट खोला जाता है तो वो हमेशा एक अंडर गार्जियनशिप अकाउंट खोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी यदि पीपीएफ अकाउंट खोला जाएगा किसी माइनर का तो वो अंडर गार्जियनशिप ही खोला जाएगा। पीपीएफ अकाउंट में जो डिपॉजिट किया जाता है वो जो भी गार्जियन है वो कर सकते हैं, एंड टिल द एज ऑफ अटेनिंग द मेजोरिटी बाय द माइनर, ठीक है। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि यदि किसी माइनर का अकाउंट आप सपोज कीजिए 1 ईयर की एज में खोल देते हैं, ठीक है, और अकाउंट का टर्म है आपका 15 ईयर्स, तो जब अकाउंट का टर्म पूरा होगा, मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, एट दैट टाइम दैट माइनर विल बी for the age of 16 years, that he or she will be 16 years old only। तो उस समय भी वो एक माइनर होगा, ठीक है।
बट तब इस पूरे टर्म में जो भी 15 इयर्स का था, पूरे टर्म में जो माइनर का जिसका अकाउंट खोला गया था वो माइनर ही रहा। तो पूरे टर्म में जो अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा दैट विल बी अंडर गार्जियनशिप, वो एक गार्जियन के द्वारा ही अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। बट यदि सपोज कीजिए आपका अकाउंट खोला जाता है, कोई माइनर है जिसकी एज है इस समय 10 इयर्स, ठीक है, तो पीपीएफ अकाउंट का टर्म है क्योंकि 15 इयर्स, तो आफ्टर 8 इयर्स, यानी कि जब 10 इयर्स की एज में पीपीएफ अकाउंट खोला गया माइनर का, तो आफ्टर 8 इयर्स ही विल अटेन द मेजॉरिटी, राइट। आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी जो पीपीएफ अकाउंट है वो अंडर गार्जियनशिप ऑपरेट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उस समय उसके बाद माइनर सेल्फ ऑपरेट करेगा अपने पीपीएफ अकाउंट को। तो उस समय क्या होगा कि आपको माइनर से आफ्टर 8 इयर्स ही विल अटेन द मेजॉरिटी। एट दैट टाइम क्या होगा, उसके बाद माइनर को सेल्फ ऑपरेट करना होगा अपना पीपीएफ अकाउंट, और उस केस में आपको एक फ्रेश एप्लीकेशन फॉर्म साइन कराना है माइनर से। उसके बाद उसके साइन भी विटनेस की अटैच किए जाएंगे बाय द गार्जियन, जिसकी गार्जियनशिप में अभी तक वो अकाउंट ऑपरेट हो रहा था। यदि इन केस वो गार्जियन किसी वजह से अवेलेबल नहीं होते हैं या फिर उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाती है, तो इन दैट केस कोई भी एक रेपुटेबल पर्सन हो सकता है जिसके जो अटेस्ट कर सकता है उस माइनर के सिग्नेचर को, राइट। यहाँ पे एक क्लोज और बता देता हूँ, हालांकि मैं बाद में उसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। माइनर क्योंकि अपने अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं कर सकता है, तो आफ्टर अटेनिंग द मेजॉरिटी ही इज ऑथराइज्ड टू नॉमिनेट समवन इन हिज पीपीएफ अकाउंट, ठीक है। जब वो मेजॉरिटी के बाद सेल्फ ऑपरेट करेगा अकाउंट को, तो उसके बाद वो अपने अकाउंट में किसी को नामांकित भी कर सकता है, नॉमिनेट भी कर सकता है। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ, एचयूएफ की हमने बात की, हालांकि काफी कम लोगों के कांटेक्ट में आते हैं ये सब अकाउंट्स, पर क्योंकि प्रोविजन है, पहले खोल सकते थे एचयूएफ का पीपीएफ अकाउंट। तो पीपीएफ अकाउंट में जनरली होता है कि अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद पीपीएफ अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है या क्लोज किया जा सकता है, आई वुड से, राइट। तो इन केस क्या नॉर्म्स हैं क्लोजर के, वो हम डिटेल में बात करेंगे अभी। पर यहाँ एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि यदि एचयूएफ का जो कर्ता है, जिसके नाम पर अकाउंट खोला गया है एचयूएफ का, तो यदि उसकी डेथ हो जाती है तो अकाउंट क्लोज नहीं किया जाएगा पीपीएफ का, ठीक है। वो सब आपने रूल्स पढ़े भी होंगे, कर्ता रूल्स जो है हमारे। नेक्स्ट जो भी सीनियर मेंबर होगा उस फैमिली में, वो कर्ता की तरह ट्रीट किया जाएगा, कर्ता बन जाएगा, और उसके बाद वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी और को कर्ता ने नॉमिनेट किया हुआ हो, ठीक है। जो ओरिजिनल कर्ता था, जिसकी हम कह रहे हैं कि डेथ हो चुकी है, तो हो सकता है उसने पहले से अकाउंट में किसी को नॉमिनेट किया हो और वो उसी फैमिली का मेंबर हो, ठीक है। तो इन दैट केस सीनियर मोस्ट मेंबर का रोल खत्म हो जाएगा, और जो मेंबर नॉमिनेट किया गया था कर्ता के द्वारा, वो मेंबर एक्ट करेगा एज द अकाउंट होल्डर, ठीक है फ्रेंड्स। अदरवाइज जब तक अकाउंट ये क्लोज नहीं किया जाएगा एचयूएफ का, जब तक कि उस फैमिली का एक भी मेंबर जीवित है या फिर वो एचयूएफ डिसॉल्व नहीं हो जाती है। एक इंडिविजुअल का एक ही पीपीएफ अकाउंट हो सकता है, ठीक है। इन केस कि वो दो अकाउंट गलती से खुलवा लेता है, तो जो उसका सेकंड अकाउंट है दैट विल बी ट्रीटेड एज ए वॉइड एब इनिशियो, ठीक है। वो एक वैलिड पीपीएफ अकाउंट होगा ही नहीं, और जो भी डिपॉजिट उस अकाउंट में किए जाते हैं वो एक इरेगुलर डिपॉजिट रेट किए जाते हैं, और उस पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है, ये स्कीम कहती है। हालांकि इन प्रैक्टिस देयर आर सम लैप्सेस इन दिस स्कीम, ठीक है। आप दो अकाउंट कहीं खुलवा भी लेते हैं तो कोई चेक अभी तक ऐसा नहीं लगाया गया है, क्योंकि पैन कार्ड भी मैंडेटरी नहीं है एक पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए, क्योंकि एक बहुत ही मिनिमल सब्सक्रिप्शन से आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। बट जो स्कीम कहती है वो अलाउ नहीं करती है दो अकाउंट एक इंडिविजुअल के नाम पर खोलने के लिए, और यदि ऐसा किया जाता है तो सेकंड अकाउंट विल बी ट्रीटेड एज वॉइड एब इनिशियो, और उसमें जो भी अमाउंट है, या तो आप उस अकाउंट को यदि आपके नोटिस में आ जाता है तो क्लोज करके वो अमाउंट कस्टमर को वापस कर दें, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेकर आप उन दो अकाउंट्स को मर्ज भी कर सकते हैं। डिपॉजिट के जो रूल्स हैं हमारे पीपीएफ स्कीम के अंदर,
वो क्लियरली कहते हैं कि जो इसमें इन ए फाइनेंशियल ईयर जो मिनिमल आपका कंट्रीब्यूशन आपको देना है दैट इज ₹500 और जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं दैट इज ₹1,50,000। स्कीम ये क्लियरली इंडिकेट करती है कि आपने अपने नाम पर जो अकाउंट खोला है, सेल्फ ऑपरेटेड जो आपका पीपीएफ अकाउंट है, प्लस आप अपनी गार्जियनशिप में जितने भी माइनर के अकाउंट चला रहे हैं पीपीएफ के अकाउंट, उन सबका कंट्रीब्यूशन मिला के, ठीक है, वो 1,50,000 मैक्सिमम हो सकता है। हालांकि अगेन आई विल से इन प्रैक्टिस यहाँ डिफरेंस है, आप 1,50,000 अपने में भी डिपॉजिट कर लेते हैं और जो माइनर का अकाउंट आपने खोला है उसमें भी आप 1,50,000 डिपॉजिट कर पाते हैं। सिस्टम में कोई चेक नहीं है, स्कीम क्लियरली इंडिकेट करती है कि जो आपकी 1,50,000 की कंट्रीब्यूशन लिमिट है दैट इज इंक्लूसिव ऑफ द कंट्रीब्यूशन विच यू हैव डन इन योर अकाउंट, जो कि आपके खुद के नाम पर है, प्लस जितने भी आपके माइनर के अकाउंट खोले हैं आपने, चाहे एक चाइल्ड का खोला है चाहे दो चाइल्ड का खोला है, उन सबका मिलाकर आपका कंट्रीब्यूशन 1,50,000 को क्रॉस नहीं करना चाहिए। नॉमिनेशन की जो बात हम कर रहे थे तो उसमें पीपीएफ स्कीम के अंदर जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही पर्सन को नॉमिनेट करेंगे, आप एक पर्सन से ज्यादा पर्सन्स को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स की कोई बारिंग नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें तो 2, 3, 4, 5 कितने भी पर्सन्स को एक पीपीएफ अकाउंट के अंदर नॉमिनेट कर सकते हैं। पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी मोर देन 1 पर्सन्स को आप नॉमिनेट करते हैं तो आपको परसेंटेज डिफाइन करनी होती है कि किस पर्सन की जो नॉमिनेशन परसेंटेज है वो कितनी होगी। ठीक है, सपोज आप 4 पर्सन्स को नॉमिनेट कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं कि एक पर्सन को आप 10% नॉमिनेट कर रहे हैं, एक को 20% कर रहे हैं, एक को 30% कर रहे हैं और फोर्थ को 40% कर रहे हैं, राइट। बट ध्यान में रखने वाली बात सिर्फ एक है कि जो टोटल परसेंटेज का सम है, जो आपने जितने भी पर्सन्स को नॉमिनेट किया है उनकी जो परसेंटेज आपने डिफाइन की है दैट मस्ट बी 100%। और उसका सीधा सीधा मतलब होता है जो आपने परसेंटेज डिफाइन की है कि एट द टाइम की यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और बात आती है नॉमिनेशन को पैसा देने की, नॉमिनीज को पैसा देने की, तो जिस परसेंटेज में आपने डिफाइन किया था नॉमिनी को, उसी परसेंटेज में जो अमाउंट है आपके अकाउंट का वो उन नॉमिनीज को दे दिया जाएगा। तो यदि आपने ए पर्सन को 10% नॉमिनेट किया है तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा उसका 10% आपकी डेथ के बाद पर्सन ए को दे दिया जाएगा। और नॉमिनेशन का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि नॉमिनी विल बी द ऑनर ऑफ द अमाउंट। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, नॉमिनी कभी भी ऑनर नहीं होता है, ही और शी इज जस्ट अ ट्रस्टी ऑफ द अमाउंट। ठीक है, बैंक का पार्ट खत्म हो जाता है, बैंक नॉमिनी को पैसा देके बैंक का पार्ट खत्म। अब नॉमिनी उस पैसे को एज ए ट्रस्टी होल्ड करता है और जो भी उस अकाउंट होल्डर के लीगल हेयर्स हैं वो क्लेम कर सकते हैं उस पैसे को, कभी भी नॉमिनी का कोई हक नहीं है उस पैसे पर। ठीक है फ्रेंड्स, और माइनर के केस में मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि यदि एक माइनर का पीपीएफ अकाउंट खोला जा रहा है तो उस केस में आप नॉमिनेशन नहीं कर सकते हैं। जब माइनर मेजॉरिटी अटेन करेगा उसके बाद आप जरूर उससे एक फ्रेश नॉमिनेशन फाइल करा सकते हैं। तीसरी बात हम करते हैं कि किसी एक एनआरआई को, एक नॉन रेजिडेंट इंडियन को कभी भी पीपीएफ अकाउंट में नॉमिनी नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, आप एक रेजिडेंट इंडियन को ही अपना नॉमिनी बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है कि एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग आप नॉमिनेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसके बाद कभी भी आप बीच में अपने टर्म जो मैच्योरिटी से पहले कभी भी नॉमिनेशन कर सकते हैं। आपने नॉमिनेशन किया हुआ है, आप उसको कैंसिल करना चाहते हैं तो आप नॉमिनेशन को कैंसिल भी कर सकते हैं। एंड थर्ड थिंग, आप नॉमिनेशन को चेंज करना चाहते हैं, उसमें कोई वेरिएशन करना चाहते हैं, मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसके लिए कोई चार्जेस भी आपसे नहीं लिए जाते हैं, चाहे आपको नॉमिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करना हो, चाहे आपको नॉमिनेशन को कैंसिल करना हो, चाहे आपको नॉमिनेशन में कोई वेरिएशन करना हो, कोई मॉडिफिकेशन करना हो, ऑल द थ्री थिंग्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप कितने भी बार कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ टाइम, राइट फ्रेंड्स। और स्टार्टिंग में अकाउंट ओपनिंग के टाइम भी कर सकते हैं और बाद में भी, बीच में किसी भी समय आप कर सकते हैं।
अब बात करते हैं डिपॉजिट की, कि पीपीएफ अकाउंट में आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ऑलरेडी अभी हमने बात की थी कि एक पीपीएफ अकाउंट के अंदर इन ए फाइनेंशियल ईयर, यहाँ जब भी मैं ईयर की बात करूंगा तो वो एक फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही होगी, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है दैट इज ₹500 एंड द मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड इज ₹1,50,000। ठीक है, कम से कम आपको 500 रुपए जमा करने रहते हैं हर एक वित्तीय वर्ष में, और मैक्सिमम जो आप जमा कर सकते हैं वो 1,50,000 रुपए कर सकते हैं। और पहले एक लिमिट थी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट कर सकते हैं पीपीएफ अकाउंट में। पर अभी जो मैं बात की थी 2019 में जो गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया था जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं पीपीएफ स्कीम में, उसमें ये लिमिट हटा दी गई है और आप अभी कोई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस की लिमिट नहीं है, आप कितनी भी ट्रांजैक्शंस इन ए फाइनेंशियल ईयर पीपीएफ अकाउंट में कर सकते हैं। सेकंड, एक पीपीएफ के अंदर मैं सजेस्ट करूंगा, आपको भी मालूम होना चाहिए और आप जब भी कस्टमर को भी कोई पीपीएफ अकाउंट खोलने आए उसको भी बता दें कि किसी भी मंथ के अंदर यदि आप पीपीएफ में जमा करना चाहते हैं, कोई अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वो हमेशा 1st ऑफ द मंथ से लेके 5th ऑफ द मंथ के बीच में डिपॉजिट करें, यानी कि महीने की 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में डिपॉजिट करें। यदि आप 5 तारीख के बाद कोई भी अमाउंट अपने पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे तो उस महीने का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर नहीं दिया जाता है। यदि आपने 6 तारीख में कोई अमाउंट डिपॉजिट किया अपने पीपीएफ अकाउंट में, तो जिस महीने की 6 तारीख को आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उस महीने का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर आपको नहीं मिलेगा, उस अमाउंट पर आपको नेक्स्ट मंथ से इंटरेस्ट मिलना स्टार्ट होगा। हम इसे दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि 5th ऑफ द मंथ से लास्ट डे ऑफ द मंथ तक जो भी मिनिमम बैलेंस आपके अकाउंट में होता है, इंटरेस्ट उसी अमाउंट पर उस महीने के लिए आपको दिया जाता है पीपीएफ स्कीम के अंदर। राइट फ्रेंड्स, इसमें डिपॉजिट करने के आपके पास मींस क्या है? आप चाहें तो कैश भी डिपॉजिट कर सकते हैं, आप चाहें तो डिमांड ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, आप चाहे तो एक चेक भी डिपॉजिट करा सकते हैं। ठीक है, आउटस्टेशन चेक भी हो सकता है, कैसा भी चेक हो सकता है, आप जमा करा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर स्कीम आपको एक पॉइंट बहुत क्लियर लिखती है, हालांकि कुछ बैंक्स ने उसमें रिलैक्सेशंस दी हुई हैं अपने सॉफ्टवेयर्स में, अपने गाइडलाइंस के अंदर, पर जो स्कीम कहती है वो सिंपल कहती है कि जो डेट ऑफ डिपॉजिट होगा अकाउंट के अंदर दैट विल बी द डेट ऑफ एनकैशमेंट ऑफ द चेक। यानी कि सपोज कीजिए कस्टमर आपके पास 4 तारीख को एक चेक जमा करके चला जाता है, ठीक है, उसने सपोज कीजिए एक सेंट्रल बैंक में अकाउंट खुलाया है और वो अपने सेंट्रल बैंक को चेक देके चला जाता है, पर वो चेक है एसबीआई का। ठीक है, तो क्लियरिंग में हो सकता है सेंट्रल बैंक ने 4 तारीख में भेज दिया और उसको क्लियर होने में टाइम लगा और वो 6 तारीख को आया, तो क्योंकि वो चेक 6 तारीख में एनकैश हुआ है, तो बाय जो स्कीम कहती है, जो गाइडलाइंस कहती हैं, तो जो चेक की एनकैशमेंट डेट है यानी कि 6th ऑफ द मंथ, दैट विल बी द डेट ऑफ डिपॉजिट इन हिज और हर पीपीएफ अकाउंट। ठीक है, और अनफॉर्चुनेटली उसको यदि 6 तारीख में डिपॉजिट होगा वो अमाउंट उस अकाउंट के अंदर, तो उस मंथ का इंटरेस्ट उस अमाउंट पर नहीं दिया जाएगा, ये स्कीम कहती है। अगेन आई एम सेइंग कि कुछ बैंक्स ने अपने सॉफ्टवेयर्स में रिलैक्सेशन दी है कि वो वैल्यू डेट से एंटर कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, वैल्यू डेट में आप डालेंगे तो उसने आपको 4 तारीख को चेक दिया था, तो आप 4 तारीख डालेंगे तो उसको वो 4 तारीख में डिपॉजिट मान लिया जाएगा और उसको उस मंथ का इंटरेस्ट आप दिला सकते हैं। पर स्कीम जो कहती है वो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है कि डेट ऑफ एनकैशमेंट ही मानी जाएगी जो डेट ऑफ डिपॉजिट है उस पीपीएफ अकाउंट के अंदर। राइट फ्रेंड्स, तो हमेशा कोशिश करें कि यदि आप ऐसा चेक दे रहे हैं तो फिर फर्स्ट और सेकंड ऑफ द मंथ को डिपॉजिट करा दें। कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं तो फिर आप अप टू 5th ऑफ द मंथ डिपॉजिट करा सकते हैं। राइट, वेरियस बैंक्स की इंटरनेट बैंकिंग या फिर जो उनकी मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं उनके थ्रू भी आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट करा सकते हैं। सभी बैंक्स ने ये फंक्शनैलिटी, ये फीचर अपनी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन और इंटरनेट बैंकिंग में दिया हुआ है। प्लस जरूरी नहीं है आप बेस ब्रांच में जाकर कराएं, आप इंटरसोल ट्रांजैक्शन भी इसमें अलाउड है। आप किसी बैंक की दूसरी ब्रांच में भी अपना अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं और वो आपके पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। ठीक है,
तो these are certain norms related to deposit in a PPF account. Again I am reiterating कि जो 1,50,000 की लिमिट है वो अकाउंट जो कोई भी अडल्ट इंडिविजुअल का अकाउंट है वो अपने अकाउंट में, प्लस जो माइनर के नाम पर जितने भी माइनर हो, चाहे जितने भी उसने अकाउंट माइनर के नाम पर ओपन किए हुए हैं, सबकी टोटल लिमिट इंक्लूसिव 1,50,000 को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। जो पीपीएफ अकाउंट में आपने डिपॉजिट किया है अपना अमाउंट, उस पर आपको इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है और कितना दिया जाता है। सबसे पहली बात मैंने आपको ये बताई दिया है कि जो भी अमाउंट मंथ में फर्स्ट से फिफ्थ तक जमा होगा उसी पर आपको उस मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। पर एक पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो आपका इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाता है वो एनुअली किया जाता है, यानी कि साल में सिर्फ एक बार किया जाता है, एंड दैट इज ऑन इन द मंथ ऑफ मार्च एंड 31st को कहा जाता है, पर वो जनरली 26, 27 और सो ऑन लास्ट के 5-6 डेज में किसी भी दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। और वो एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें कोई भी क्वार्टरली या ईयरली कंपाउंडिंग नहीं होती है। इंटरेस्ट आपको मंथली बेसिस पर मिलता है। वो इस बिहाफ पर मैंने बोला कि सपोज आपने अप्रैल में कुछ अमाउंट डिपॉजिट कराया अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज, देन ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल ईयर में हर मंथ में आपको डिपॉजिट कराना है। आप चाहें तो मई में, जून में, जुलाई में कभी मत कराएं। आपने फिर अगस्त में आपके पास अमाउंट आया और आपने फिर से उसमें डिपॉजिट कराया कुछ 20,000 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ ये समझना है कि जो आपने अप्रैल में 10,000 डिपॉजिट कराया था और आई एम एज्यूमिंग कि आपने वो 5 तारीख से पहले करा दिया था, तो वो 10,000 पे आपको पूरे 12 महीने का ब्याज, यानी कि अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च तक पूरे 12 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा। बट at the amount of rupees 20,000 which you have deposited in the month of August, on that sum you will earn the interest only for 8 months. तो जो 20,000 का अमाउंट था जो कि हमने अगस्त में डिपॉजिट किया था, तो वो अगस्त से मार्च तक डिपॉजिटेड रहा है, तो उस पर 8 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। पर ओवरऑल पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो इंटरेस्ट है वो एक ही बार अकाउंट में क्रेडिट होता है, और वो किस समय होता है? एट द एंड ऑफ मार्च, राइट फ्रेंड्स। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एप्लीकेबल होता है अकाउंट में, दैट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम। वो हर क्वार्टर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली नोटिफाई करती है। वेरी भी कर सकता है और वो सेम भी रह सकता है कुछ क्वार्टर्स के लिए, जैसे अभी पिछले आई थिंक तो लास्ट जुलाई 19 से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल चल रहा था हमारे पीपीएफ अकाउंट में, दैट वाज 7.9% पर एनम, 7.9% पर एनम। बट अभी कोविड-19 के टाइम पे सडनली बहुत सारे जो डिपॉजिट्स हैं उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन कर दिए गए हैं। हाँ, तो फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 द रिसेंट जो हमारा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ में चल रहा है दैट इज 7.1% पर एनम, ठीक है। तो यहाँ फिर से मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि एक फाइनेंशियल ईयर के 4 क्वार्टर हैं, चारों क्वार्टर में हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेट ऑफ इंटरेस्ट नोटिफाई किया है पीपीएफ अकाउंट में वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है इन दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उस क्वार्टर पर जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दिया जाएगा सिस्टम के द्वारा। पर सारा का सारा जो इंटरेस्ट है वो एक ही बार आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, and that will be in the end of March only, ठीक है। सपोज अभी ये जो 2020 फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है, इसमें अप्रैल टू जून आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 7.1%, राइट। आफ्टर जून, जुलाई टू सितंबर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है 7%, राइट। आफ्टर दैट अक्टूबर टू दिसंबर में वो हो जाता है अगेन 7.1%, एंड देन जनवरी टू मार्च इट अगेन बिकम्स सपोज 6.9%, राइट। तो आपका जो भी अमाउंट इस क्वार्टर में डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, अप्रैल, मई एंड जून, ठीक है, तो जिस मंथ में डिपॉजिट हुआ है तब से लेके और जितने मंथ तक वो रहा है, जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सिस्टम आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा।
पर पूरा का पूरा इंटरेस्ट आपको जो क्रेडिट किया जाएगा दैट विल बी इन द मंथ ऑफ मार्च एंड एट द एंड ऑफ दैट मंथ। राइट फ्रेंड्स, आपके पास पीपीएफ अकाउंट को किसी भी समय ट्रांसफर करने का ऑप्शन भी है। आपने किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच में अपना अकाउंट खुलाया हुआ है, आप ट्रांसफर हो जाते हैं और आप अपने अकाउंट को भी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में बहुत ही इजीली अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। इवन आप एक बैंक से दूसरे डिफरेंट बैंक ब्रांच में भी अपना पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड क्योंकि हमने बात की थी पीपीएफ अकाउंट आप बैंक एज वेल एज पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं, तो आपके पास जो पीपीएफ अकाउंट ट्रांसफर करने की फैसिलिटी है वो बिटवीन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस भी अवेलेबल है। आपने यदि पीपीएफ अकाउंट अपना पोस्ट ऑफिस में खोला है तो आप उसको बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और यदि बैंक में खोला है तो आप उसको पोस्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा तो उससे पहले फाइनेंशियल ईयर तक का जितना भी इंटरेस्ट है वो तब तक क्रेडिट कर दिया जाएगा आपके अकाउंट में, और उसके बाद चाहे आप मिड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि यदि आप जून में ट्रांसफर कर रहे हैं तो जून तक का इंटरेस्ट आपको ट्रांसफर करने से पहले क्रेडिट किया जाएगा। क्रेडिट आपके अकाउंट में उस फाइनेंशियल ईयर का इंटरेस्ट मार्च में ही होगा, जहां जो रिसीविंग ब्रांच होगी या जो रिसीविंग पोस्ट ऑफिस होगा जिसके पास आपने ट्रांसफर कराया है अपना अकाउंट, तो वो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो भी इंटरेस्ट है वो क्रेडिट कर देगा, उसमें कोई इश्यू है ही नहीं। ठीक है, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पर कुछ हमारे लिसनर्स की तरफ से क्वेरी भी आ रही थी कि हमने बात की कि एक मिनिमल अमाउंट आपको जो मिनिमम हर साल एक फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना है एक पीपीएफ अकाउंट में, दैट इज ₹500, राइट। अब क्या होगा यदि आप किसी फाइनेंशियल ईयर में ये ₹500 नहीं डिपॉजिट करते हैं अपने पीपीएफ अकाउंट के अंदर? यदि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर में ₹500 डिपॉजिट नहीं करते हैं तो योर अकाउंट विल बी डिसकंटिन्यूड। ठीक है, अब डिसकंटिन्यूड अकाउंट हो जाएगा तो इसके क्या मायने हैं, इससे क्या इंपैक्ट होगा आपके अकाउंट पर, ये क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। डिसकंटिन्यूड होने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपके अकाउंट में जो अभी तक डिपॉजिट किया गया अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका जो अभी तक का डिपॉजिटेड अमाउंट है उस पर आपको इंटरेस्ट पहले की तरह मिलता रहेगा, या जो भी अभी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा अकाउंट में, वो बिल्कुल भी बंद नहीं होगा। पर जो और फैसिलिटीज हैं आपकी जो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो कि लोन की फैसिलिटी है या पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी है, वो आपकी सस्पेंड कर दी जाएंगी जब तक कि आपका अकाउंट डिसकंटिन्यूड रहेगा। ठीक है, जब आप उस अकाउंट को रिवाइवल करा लेंगे फिर से, उसके बाद ही आपकी वो जो फैसिलिटीज हैं फिर से रिवोक हो जाएंगी, और आपकी जो आप लोन की फैसिलिटी है या फिर पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी है पीपीएफ अकाउंट में, वो अवेल कर पाएंगे। राइट, अब यदि आपका अकाउंट सस्पेंड टेम्परेरीली मतलब डिसकंटिन्यू हो भी गया है तो उसको कंटिन्यू करने का क्या तरीका है? आप बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द अकाउंट किसी भी समय आप अकाउंट को अपने रिवाइव कर सकते हैं, और जो टेम्परेरीली डिसकंटिन्यू आपका अकाउंट हुआ है उसको आप फिर से रिवॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, जितने भी फाइनेंशियल ईयर आपने डिफॉल्ट किया है पेमेंट, ठीक है, उतने फाइनेंशियल ईयर्स का जो मिनिमल कंट्रीब्यूशन है जो कि आपका ₹500 है, वो प्लस ₹50 पर फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी आपको डिपॉजिट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने फाइनेंशियल ईयर 1920 में अपना अमाउंट डिपॉजिट किया था, पर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2021, 21-22, 21-23 3 फाइनेंशियल ईयर में आपने कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं किया। रेगुलरली 3 फाइनेंशियल ईयर आपके निकल गए और किसी वजह से आप इसमें कोई अमाउंट डिपॉजिट नहीं कर पाए। राइट, तो जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करना चाहेंगे 23-24 में, तो उस फाइनेंशियल ईयर का तो आप करेंगे ही, जो 23-24 है उसमें तो आपको जितना भी करना है करना ही है। आप कम भी कर सकते हैं, मतलब मिनिमम 500 तो करना ही है, उससे ज्यादा करना चाहे वो भी कर सकते हैं। पर जो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर आपने डिफॉल्ट किए हैं, उन 3 फाइनेंशियल ईयर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है ₹500 फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर, दैट मीन्स 3 फाइनेंशियल ईयर का आपके पास हो जाता है ₹1500 प्लस
50 रुपीज एज ए पेनल्टी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। तो 3 फाइनेंशियल ईयर की पेनल्टी आपकी हो जाती है 150 रुपीज। तो टोटल 1500 प्लस 150 दैट इज 1650, टोटल 1650 रुपीज आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे विद जो फोर्थ फाइनेंशियल ईयर जो आपका है 23-24, उसके लिए जो भी आप करना चाहते हैं उसके अलावा। यदि आप इतना कर देते हैं तो आपका अकाउंट जो डिसकंटिन्यू हो चुका था वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा और आप फिर से जो भी अकाउंट की फैसिलिटीज हैं लाइक लोन्स एंड पार्ट विड्रॉल, उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। राइट फ्रेंड्स, तो एक और जो मॉडिफिकेशन भी आया है और एक जो पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पर, मिनिमम कंट्रीब्यूशन हमने बोला 500 रुपीज है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन हमने बोला 1,50,000 रुपीज है। पर क्या हम चाहें कि कोई 510 रुपीज डिपॉजिट करना चाहे तो कर सकता है क्या अकाउंट में? बिल्कुल नहीं। अभी हमारी जो स्कीम कहती है, पहले था कि मिनिमम 500 रुपीज एंड आफ्टर दैट इन अ मल्टीपल ऑफ 5 रुपीज। पर अभी जो रिसेंट मॉडिफिकेशन हमारा 2019 दिसंबर में किया गया है स्कीम के अंदर, उसमें ये 5 रुपीज को चेंज करके 50 रुपीज कर दिया गया है। मीन्स यू कैन डिपॉजिट अ मिनिमम ऑफ रुपीज 500 एंड आफ्टर दैट इन अ मल्टीपल ऑफ रुपीज 50। यानी कि या तो आप 500 डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर 550, 600, 650, 700 एंड सो ऑन। यानी कि 500 से ज्यादा कोई भी अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है तो दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 50। राइट फ्रेंड्स, तो ऐसे करके आप कितने भी इंस्टॉलमेंट्स में कितनी भी बार एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक अपने पीपीएफ अकाउंट में जमा कर सकते हैं। और उस पर आपको इंटरेस्ट कैसे मिलेगा, कैसे आपको जमा करना है, कब इंटरेस्ट मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आई हैव कवर्ड। पहले फॉर्म्स ABCDEF होते थे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो अभी सब हटा दिए गए हैं। अभी फॉर्म 1 2 3 4 5 हमारे पास हैं। तो लोन और पार्ट विड्रॉल के लिए हमारे पास फॉर्म 2 अवेलेबल है जो कि कस्टमर को फिल करके देना है आपको। एंड सबसे पहले हम जान लें कि कस्टमर कब एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए। ही विल बी एलिजिबल फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर एंड टिल 6th फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अब जब मैं ये बात कर रहा हूं कि वो 3rd फाइनेंशियल ईयर से 6th फाइनेंशियल ईयर तक एलिजिबल होगा लोन लेने के लिए, तो मैं उस फाइनेंशियल ईयर को इंक्लूड कर रहा हूं जिसमें वो अकाउंट ओपन हुआ है। राइट, फॉर एग्जाम्पल, या फिर अभी कंफ्यूज मत होइएगा, मैं बहुत ही क्लियर करूंगा इस बात को। दूसरे भाषा में हम ये कह सकते हैं कि जिस फाइनेंशियल ईयर में हमारा अकाउंट ओपन हुआ है, यदि हम उस फाइनेंशियल ईयर को छोड़ दें, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 15 ईयर्स होते हैं अकाउंट के मैच्योरिटी के। तो उस 15 ईयर की यदि हम बात करें तो उसमें फर्स्ट ईयर को हम छोड़ दें, फर्स्ट ईयर पूरा छोड़ना है, उसके बाद सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ही इज एलिजिबल to take loan against PPF and up to the completion of 5th year। ठीक है, फर्स्ट ईयर को हमने छोड़ दिया, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, इन 4 ईयर्स के अंदर वो लोन ले सकता है। जब मैं बात कर रहा हूँ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, तो मैं बात कर रहा हूँ ये वो 15 फुल फाइनेंशियल ईयर्स की। बहुत ही क्लियर कट अपने माइंड में बैठाइएगा, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट ओपन हुआ है उसको हमने छोड़ दिया है, उसके बाद जो 15 साल फुल फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमें लोन नहीं मिल सकता है, सेकंड फाइनेंशियल ईयर में हमें लोन मिल जाएगा, थर्ड में मिल जाएगा, फोर्थ में मिल जाएगा एंड 5th में मिल जाएगा, और उसके बाद भी हमें लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर से यानी कि 6th फाइनेंशियल ईयर से फिर हमारा स्टार्ट हो जाता है पार्ट विड्रॉल की फैसिलिटी। ठीक है, उस पर हम बाद में आएंगे। या कई बार आप कुछ वीडियोस लेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे या फिर कहीं से टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। कई बार लिखा मिलता है कि लोन फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल होती है फ्रॉम 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर। तो यदि हम 3rd फाइनेंशियल ईयर टू 6th फाइनेंशियल ईयर बात कर रहे हैं तो इसमें वो फाइनेंशियल ईयर भी इंक्लूडेड है जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट खोला है। ठीक है, तो दोनों बातों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, मैंने दोनों इसीलिए कोट कर दिए हैं यहाँ पर। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ बात कर लेते हैं जिससे कि जो भी आपके मन में थोड़ा बहुत भी संशय हो, शंका हो, कंफ्यूजन हो, वो दूर हो जाए। राइट, सपोज कीजिए
मैं फिर से उसी एग्जांपल को लेता हूं, आपने 19th ऑफ जून 2020 19th ऑफ जून 2020 को कोई पीपीएफ अकाउंट ओपन किया कल, ठीक है। अब किस फाइनेंशियल ईयर में आप एलिजिबल होंगे लोन लेने के लिए? तो यदि मैं पहली डेफिनेशन से अपने बात करूं, जिसमें मैंने कहा कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आपने अकाउंट ओपन किया उस फाइनेंशियल ईयर को आप छोड़ दीजिए, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 2021, इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद हमारे 15 फाइनेंशियल ईयर होते हैं, उसमें भी आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, यानी कि 21-22 में नहीं लोन मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर में आपको लोन मिल सकता है। इट सिंपली मींस कि 2021 में अकाउंट ओपन हुआ, उसको छोड़ देना है। 21-22 फर्स्ट ईयर में नहीं मिल सकता, उसको छोड़ दीजिए। अब 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 अप्रैल 2022 से स्टार्ट कीजिए और 4 फाइनेंशियल ईयर काउंट कर लीजिए। 22-23 पहला फाइनेंशियल ईयर, 23-24 सेकंड फाइनेंशियल ईयर, 24-25 थर्ड फाइनेंशियल ईयर एंड 25-26 फोर्थ फाइनेंशियल ईयर। यानी कि 31 मार्च 2026 तक आपके पास लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगेन रिपीटिंग, 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आपके पास लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसे यदि हम वैसे समझें कि यदि हम इंक्लूड कर रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर को जिसमें आपने अकाउंट ओपन किया है, तो थर्ड फाइनेंशियल ईयर यानी कि 20-21 और 21-22 को आप छोड़ दें, 22-23 फाइनेंशियल ईयर 22-23 से आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी। और सिक्स फाइनेंशियल ईयर तक, यानी कि सिक्स फाइनेंशियल ईयर फिर से आप यदि स्टार्टिंग से काउंट करें, 2021 में अकाउंट खुला, उससे स्टार्ट करेंगे 2021, 22-23, 23-24, 24-25, 25-26, ठीक है। तो 25-26 तक आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, राइट फ्रेंड्स। तो बहुत ही क्लियर अपने मन में बैठा लें, एग्जाम्पल के साथ भी इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि किसी तरह का आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जिस फाइनेंशियल ईयर में अकाउंट खुला है उसमें आपको लोन नहीं मिलेगा, उसके अगले फाइनेंशियल ईयर में नहीं मिलेगा, और उसके बाद 4 फाइनेंशियल ईयर में आपको लोन मिल सकता है, ठीक है। अब बात आती है हमने ये तो बात कर ली कि लोन मिल सकता है। एक बात और साथ के साथ बता देता हूं कि एक फाइनेंशियल ईयर में एक ही बार लोन मिल सकता है, ठीक है। और दूसरा लोन आपको तब मिलेगा जब आप पहला लोन फुल्ली रीपेड कर देंगे विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ, ठीक है। उसी के बाद आप दूसरे लोन के लिए एलिजिबल होंगे, पर लोन की लिमिट अगेन वही रहेगी कि इन 4 फाइनेंशियल ईयर में ही आपको लोन मिल सकता है, उसके बाद नहीं मिल सकता है और उसके पहले भी नहीं मिल सकता है। अब कितना लोन आपको मिल सकता है, दैट इज अनदर बिग क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द क्वांटम ऑफ लोन? क्वांटम ऑफ लोन के लिए फिर से आप बहुत ही क्लियर समझिए अपने दिमाग में कि जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोन ले रहे हैं, ठीक है, चाहे आप वो किसी भी मंथ में ले रहे हैं, ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द मंथ, जिस फाइनेंशियल ईयर में आप लोन ले रहे हैं उससे सेकेंड ईयर प्रिसीडिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर के सेकेंड ईयर प्रिसीडिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर के एंड पे जो भी आपका अमाउंट है पीपीएफ अकाउंट के अंदर, उसका 25%, ठीक है। ये तो लैंग्वेज मैंने बोली नोटिफिकेशन की। अब मैं इसको अपनी थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं कि व्हाट डज इट मीन। जिसको समझ में आ गया है वेल एंड गुड, जिसको नहीं आया है तो मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में, सिंप्लीफाइड वर्ड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अभी मैंने आपसे कहा कि ये फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है 2021, इसमें अकाउंट ओपन हुआ, 21-22 में हमें लोन नहीं मिल सकता, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर जिसमें कि हम एलिजिबल होंगे लोन के लिए दैट इज 22-23। तो फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर यदि मैं लोन लेना चाहता हूं तो मैं कितना लोन ले सकता हूं, ये कैसे निकाला जाएगा? तो सिंपल सा मैंने कहा सेकेंड ईयर प्रिसीडिंग टू दैट फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या है, उससे पहले वाला दूसरा फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 22-23 में मैं लोन लेना चाहता हूं, उससे पहला फाइनेंशियल ईयर कौन सा है, 21-22, उसको छोड़ दीजिए, उससे पहले फाइनेंशियल ईयर पे आ जाइए
यानी कि 2 फाइनेंशियल ईयर पीछे जाना है, एक छोड़ के दूसरा, तो वो कौन सा हो गया 2021। इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे यानी कि 31 मार्च 2021 को आपके अकाउंट में जो बैलेंस है इंक्लूडिंग योर डिपॉजिट एज वेल एज इंटरेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक कई बार लोग क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे कि क्या सिर्फ डिपॉजिट पर हमें लोन मिलता है या फिर इंटरेस्ट भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है। तो मैं फिर से बता रहा हूं कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर यानी कि 2021 के एंड पर 31 मार्च 2021 को जो भी आपके अकाउंट में अमाउंट डिपॉजिटेड है इंक्लूडिंग योर डिपॉजिट एज वेल एज इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू योर अकाउंट, उस अमाउंट का 25% मैक्सिमम आप लोन ले सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, यदि सपोज कीजिए मैं बात करूं कोई लोन लेना चाहता है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, क्योंकि 26 के एंड तक उसकी एलिजिबिलिटी है लोन लेने की, तो मैं कह रहा हूं कि वो लोन लेना चाहता है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26, तो उसको कितने अमाउंट पर का लोन मिलेगा। तो हमें कहां कौन से फाइनेंशियल ईयर का एंड देखना है। सिंपल सा फंडा है, मैंने अभी बताया आपको 25-26 में वो लोन लेना चाहता है, तो हमें उससे पीछे के 2 फाइनेंशियल ईयर मतलब पे जाना है, मतलब एक छोड़ना है और दूसरे पे जाना है। यानी कि 25-26 में भी लोन लेना चाहता है तो मुझे 24-25 छोड़ देना है और मुझे किस में चले जाना है 23-24। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के एंड पर यानी कि 31 मार्च 2024 के एंड पर मेरे अकाउंट में जो भी बैलेंस है इंक्लूडिंग माय डिपॉजिट एज वेल एज इंटरेस्ट, उस अमाउंट का 25% मुझे मैक्सिमम लोन मिल सकता है इन द फाइनेंशियल ईयर 25-26। राइट फ्रेंड्स, आई थिंक इन 2 एग्जांपल्स के साथ अब किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कैसे हम एलिजिबिलिटी काउंट कैलकुलेट करते हैं कि कितना लोन पीपीएफ के अंदर दिया जा सकता है किसी बोरोवर को इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसको यदि हम एक अमाउंट के साथ भी बात कर लें तो लेट अस अज्यूम हर साल आप 1,50,000 ही डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, आपने अपना 2021 में जब ये अकाउंट ओपन किया है, इस ईयर में भी आपने 1,50,000 डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर में भी आपने 1,50,000 डिपॉजिट किया, नेक्स्ट ईयर में भी आपने 1,50,000 डिपॉजिट किया। ठीक है, और हम मान लेते हैं कि एट द रेट ऑफ 7% आप 1 अप्रैल को ही डिपॉजिट कर देते हो और एट द रेट ऑफ सिंपल 7% एक नॉमिनल अमाउंट हम मान लेते हैं कि हर साल आपको 10,000 का इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, क्या ठीक है, तो 25-26 में आप लोन लेना चाहते हैं, तो क्योंकि वो आपका देखा जाए तो उससे पहले आपके 5 फाइनेंशियल ईयर में आप कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो एट द एंड ऑफ 23-24 जो कि अभी हमने बात की थी, आपके 4 फाइनेंशियल ईयर पूरे हो चुके हैं, 2021, 21-22, 22-23 एंड 23-24। तो 4 फाइनेंशियल ईयर में आपका कंट्रीब्यूशन है 6 लाख रुपीस प्लस चारों साल का आपका इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज। तो आपका टोटल एट द एंड ऑफ 23-24 जो अमाउंट डिपॉजिटेड है दैट इज 6,40,000। तो उसका आपको 25%, तो 6,40,000 का यदि आप 25% करेंगे तो आके निकल के आएगा 1,60,000। तो कस्टमर को आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर जो मैक्सिमम लोन दे सकते हैं दैट इज ₹1,60,000। जिसका ये निकल के आया होगा वेल एंड गुड, यानी कि उसको समझ में आ गया है। जिसको नहीं ये निकला होगा तो बाद में जब हम अभी क्वेश्चन के लिए आपको टाइम देंगे तो आप पूछ सकते हैं यदि कोई भी कंफ्यूजन है। राइट, तो दिस इज हाउ द क्वांटम ऑफ लोन इज कैलकुलेटेड। अब बात आती है कि कितने टाइम के अंदर आपको ये रीपे करना होता है। यहां पर भी बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो भी आपने लोन लिया उसका प्रिंसिपल पार्ट, यानी कि जो यहाँ पे यदि मैं बात करूं 1,60,000 का उसने लोन ले सकता है, तो मैंने मान लिया 1,60,000 का लोन मैंने उसको दे दिया है। तो 1,60,000 का जो प्रिंसिपल पार्ट है दैट कैन बी रीपेड इन ए मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ्स। ठीक है, इस प्रिंसिपल पार्ट को रीपे करने के लिए उसके पास टोटल 36 महीने का टाइम होता है। और वो टाइम कब से शुरू होता है, जिस मंथ में लोन लिया है उससे नेक्स्ट मंथ से। ठीक है,
तो यदि 25-26 में उसने आपसे मई में आके लोन की डिमांड की थी और मई में आपने उसको लोन दिया है, तो जो उसका 36 महीने का टाइम स्टार्ट होगा वो जून से शुरू होगा, जून 25 से, जून 2025 से, राइट फ्रेंड्स। और जून 2025 से लेके मैक्सिमम उसको 36 महीने का टाइम है उस प्रिंसिपल पार्ट को रीपे करने का, और वो उस प्रिंसिपल पार्ट को मंथली इंस्टॉलमेंट में भी रीपे कर सकता है और इन अ सिंगल इंस्टॉलमेंट में भी एक साथ रीपे कर सकता है, ठीक है। और यदि वो 36 महीने के अंदर पूरा प्रिंसिपल रीपे कर देता है, उसके बाद उसको जो इंटरेस्ट रीपे करने के लिए टाइम दिया जाता है दैट इज मैक्सिमम ऑफ 2 मंथ्स। या तो वो एक साथ पूरा जमा कर दे 1 महीने में ही या 2 महीने में, या फिर उसको मैक्सिमम 2 इंस्टॉलमेंट में 2 महीने के अंदर वो इंटरेस्ट रीपे करना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि इंटरेस्ट कितना चार्ज किया जाता है लोन के ऊपर। यहां पर सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, 2019 में जो मॉडिफिकेशन आया उससे पहले जो रूल था उसमें जो भी प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता था पीपीएफ का, उसके ऊपर 2% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता था लोन के अंदर। यानी कि यदि आपको पीपीएफ में किसी टाइम पर 7% मिल रहा है तो लोन पर चार्ज किया जाता था 9%। पर रिसेंट मॉडिफिकेशन के साथ ये रूल चेंज हो गया है और अभी 2% के जगह सिर्फ 1% एक्स्ट्रा चार्ज किया जाता है लोन लेने पर। यानी कि यदि प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी मैं कहूँ आपको 7.1% है, तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा लोन लेने पर दैट विल बी 8.1%, ठीक है। एंड यदि ये सब्सिक्वेंट टाइम में चेंज भी होता है तो आपका लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सब्सिक्वेंट चेंज हो जाएगा। सिंपल ध्यान रखना है, जो भी उस अमाउंट के लिए उस टाइम पीरियड के लिए पीपीएफ में जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे 1% ज्यादा आपको लोन का इंटरेस्ट चुकाना होगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात आती है कि प्रिंसिपल आपको पे करना है 36 मंथ्स में और इंटरेस्ट उसके बाद आपको पे करना है 2 मंथ्स में मैक्सिमम। अब यदि आप 36 मंथ्स के अंदर प्रिंसिपल पूरा रीपे नहीं करते हैं, या तो आपने पे किया ही नहीं या फिर आपने किया बट पार्शियल पे किया, तो 36 मंथ्स के बाद जो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस बचेगा प्रिंसिपल का, आफ्टर द एंड ऑफ 36 मंथ्स जो प्रिंसिपल अमाउंट का आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा उस अमाउंट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो एक पेनल्टी मार्क की जाएगी, एंड दैट विल बी 6% ओवर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द पीपीएफ अकाउंट। जो कि हमने बात की थी, यदि आप रेगुलर 36 मंथ्स के अंदर पे कर देते हैं तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट विल बी 1% ओवर द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दैट पीपीएफ अकाउंट। But if you have not paid the full principal amount in prescribed 36 months, or you have partially paid the amount, so on the residual amount or the outstanding principal amount, the rate of interest that will be charged is 6% over and above the prevailing rate of interest in PPF account, right? And one more thing, वो जो 6% ज्यादा rate of interest charge होगा वो from the starting, यानी कि जब से आपने लोन लिया है तभी से पूरा चार्ज होगा। यहां आपको 2 पॉइंट पे कंफ्यूजन हो सकता है, मैं फिर से इसको रिपीट करके क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। सपोज आपने 1,60,000 का यहाँ पे प्रिंसिपल का लोन लिया था, ठीक है। एक केस हो सकता है कि आपने 36 महीने के अंदर कुछ भी पे नहीं किया है, टोटल 1,60,000 आपका आउटस्टैंड कर रहा है, तो टोटल 1,60,000 पे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा वो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पीपीएफ का है उससे 6% ज्यादा चार्ज किया जाएगा। कब से? जब से आपने लोन लिया है तभी से पूरा, ठीक है। और जब तक आप पे नहीं करेंगे उस मंथ के एंड तक, तब तक पूरा। पर यदि आपने इन 36 मंथ्स के अंदर आपने सपोज कीजिए 1 लाख का प्रिंसिपल पे कर दिया है, राइट, यू हैव पेड अ प्रिंसिपल ऑफ 1 लाख रुपीज इन प्रेस्क्राइब्ड 36 मंथ्स, तो ये जो 1 लाख आपने पे किया इसके ऊपर तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा वो सिर्फ 1% ओवर एंड अबव द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ अकाउंट ही चार्ज होगा, ठीक है। बट जो रिमेनिंग आपका जो आउटस्टैंडिंग बचा 60,000 रुपीज, उस पर जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा दैट विल बी 6% ओवर एंड अबव द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पीपीएफ अकाउंट। एंड वो जो 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो ऐसा नहीं है कि 36 मंथ्स के बाद स्टार्ट होगा, 60,000 पे जो पेनल्टी वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि 6% ज्यादा है वो फ्रॉम द बिगिनिंग, जब से आपने लोन लिया है तभी से चार्ज किया जाएगा,
1 लाख पर आपका 1% ज्यादा वाला ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा फॉर अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स, जो भी आपने जिस हिसाब से रीपे किया है। पर रेजिडुअल जो आपका आउटस्टैंडिंग 60,000 है, उस पर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% ज्यादा वाला स्टार्टिंग से चार्ज किया जाएगा, ये ध्यान रखें। यदि मैं एग्जांपल क्यों नहीं ले रहा हूं कि यदि इस समय 7.1 मिल रहा है तो इस समय आप लोन लेते हैं तो आपको 8.1 का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, क्योंकि ये ऐसा होता है कि यदि अब से लेकर सपोज 1 साल तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट पीपीएफ में 7.1 रहता है, ठीक है, पर उसके बाद वो घटकर 7% हो जाता है, ठीक है। तो जो आपका लोन पर इंटरेस्ट चार्ज होगा वो भी इस 1 साल के लिए जितना आपका आउटस्टैंडिंग था उस पर 7.1 + 1 चार्ज होगा, और उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग है जितने भी मंथ के लिए उस पर 7 + 1 चार्ज होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं 1% ओवर एंड अबव द प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एप्लीकेबल इन पीपीएफ अकाउंट। तो जितने पीरियड के लिए पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो प्रिवेलिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल रहा होता है, उसी पीरियड के लिए जितना भी आपका टाइम आउटस्टैंडिंग रहेगा लोन, उसके ऊपर 1% लगाया जाएगा। अब बात होती है कि यदि आपने प्रिंसिपल रीपे कर दिया था तब तो बहुत अच्छी बात है, और उसके बाद मान लेते हैं आपने इंटरेस्ट रीपे नहीं किया, जो कि मैंने आपको कहा कि 2 महीने का आपको टाइम दिया जाता है। तो इंटरेस्ट यदि आपने रीपे नहीं किया है तो जो भी आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट है पीपीएफ अकाउंट के अंदर, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर वो आपके पीपीएफ अकाउंट के अंदर जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है उससे डिडक्ट कर दिया जाता है। इंटरेस्ट वाला, प्रिंसिपल वाला पार्ट नहीं डिडक्ट किया जाता है, पर जो इंटरेस्ट यदि आपने अनपेड छोड़ दिया है तो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब भी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का एंड आएगा जिसमें भी आप चल रहे हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पर आपका जो एक्यूमुलेटेड अमाउंट आपके अकाउंट में जमा है उसमें से वो इंटरेस्ट डिडक्ट कर दिया जाता है, राइट। और यदि आपने प्रिंसिपल पे नहीं किया है तो वो उससे डिडक्ट नहीं किया जाता है, वो जब भी आप जमा करेंगे तब तक आप पे पेनल्टी लगती रहेगी। और यदि आपकी डेथ हो जाती है तो फिर बिफोर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट वो आपसे एडजस्ट किया जाएगा। और या फिर यदि आप प्रिंसिपल रीपे नहीं करते हैं और सब्सिक्वेंट ईयर्स में आपका इंटरेस्ट चार्ज होता रहता है, तो जो भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके एंड तक जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ वो डिडक्ट हो जाएगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे। उसके नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड पे डिडक्ट हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक कि आप उस प्रिंसिपल को पूरा इंटरेस्ट के साथ फुल्ली रीपे नहीं कर देते हैं, ठीक है। और जब तक आप पूरा फुल्ली रीपे नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट लोन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और ना ही जो नेक्स्ट फैसिलिटी हम डिस्कस करेंगे पार्ट विड्रॉल की जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि कोई गार्जियन जो कि माइनर के अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है या फिर किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन के अकाउंट को ऑपरेट कर रहा है अंडर गार्जियनशिप, वो भी लोन ले सकते हैं। पर वो लोन तभी लिया जा सकता है जबकि वो ये डिक्लेरेशन दें या फिर ये प्रूफ एविडेंसेस हमारे को जमा करें कि वो जो लोन लिया जा रहा है वो किसी ना किसी तरह उस माइनर या फिर वो जो अनसाउंड माइंड के पर्सन हैं जिनकी वो टेक केयर कर रहे हैं उनके लिए यूज किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड द लोन पार्ट कि कैसे और कितना और कौन कब एलिजिबल होंगे, कितना लोन लिया जा सकता है और कैसे उस लोन को रीपे करना है इन अ पीपीएफ अकाउंट। आशीष जी क्वेश्चन बोलिए आप अपना। सर एक तो ये कि जो ये इंटरेस्ट हमें लगेगा वो क्या रिड्यूसिंग अमाउंट पे लगेगा, कैसे लगेगा? बिल्कुल रिड्यूसिंग अमाउंट पे लगेगा सर। ओके। और दूसरी चीज, ये जो प्रिंसिपल का पेमेंट होता है, अगर हम पीपीएफ में जो डिपॉजिट करते हैं वो उसको प्रिंसिपल पेमेंट में ही इंक्लूड कर लिया जाएगा, कैसा रहेगा वो, या अलग से उसको डिफाइन करना पड़ेगा? नहीं, उसको अलग से डिफाइन किया जाता है लोन की पेमेंट। अच्छा, क्योंकि वो लोन की पेमेंट, हाँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आशीष जी ने रेज किया है, इसको मैं एक और बार क्लैरिफाई कर दूंगा। उन्होंने कहा कि लोन की पेमेंट को क्या जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है साल का 1,50,000 उसमें मान लिया जाएगा या नहीं। तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो आपने लोन लिया हुआ है, वो लोन के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। ऐसे तो आप लोन लेंगे और फिर से आप कोई कंट्रीब्यूशन भी नहीं कर रहे हैं और फिर से आप उसको कंट्रीब्यूशन भी मान लेंगे और आप उस पे एटीसी की रिबेट भी लेना शुरू कर देंगे। तो जो लोन की अमाउंट की आप जो पेमेंट कर रहे हैं तो वो किसी भी तरह आपकी एलिजिबल नहीं होगी फॉर द रीबेट, ठीक है। वो एक सेपरेट डिपॉजिट है जो कि आप लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप फाइनेंशियल ईयर में कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं वो करेंगे और वही एलिजिबल होगा आप रीबेट लेने के लिए।